Very good morning, friends. So, we are on questionnaire discussion, and we have, in the last lecture, we have completed till question number 6. This is the last question of capital budgeting which we are going to discuss today. एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये. मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड एग्जाम में आएगा, बट यस आ भी सकता है, और जब आता है तो सीधा 10 मार्क के लिए आता है. वाई टू लूज दोस 10 मार्क्स? बहुत हार्ड नहीं है, मगर यस ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस के लेवल में एक दो लेवल अप जा सकता है, क्योंकि सोचने वाले बहुत से एलिमेंट्स पिक्चर में आ जाते हैं इधर. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के वक्त क्या करना, जनरली इतने बड़े इंफॉर्मेशंस को ब्रेक डाउन करके समझना कि क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. So let's start with this question, friends. Question number 7. A large profit-making company is considering installation of a machine to process waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product. Waste create हो रहा है, marketable product बनाना है, इसलिए एक मशीन की जरूरत है. Okay. At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company of rupees 150 lakhs per annum for the next 4 years. तो फिलहाल हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसको बोला है कि वेस्ट निकाल के फेंक दो, और उसको हर साल उसके लिए पेमेंट कितना देते हैं हम लोग? 150 lakhs पर एनम देते हैं, और अगले 4 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट आपका साइंड है. द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन on the payment of compensation of rupees 90 lakhs before the processing operation starts. समझा कुछ? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना कंपनसेशन लेगा? 90 lakhs, और फिर ही आप आपका मशीन यूज करना स्टार्ट कर सकते हो. This compensation is not allowed for as tax deduction for tax purpose. कुछ समझे हो क्या? मतलब ये जो 90 lakhs आपके जाएंगे, इसके ऊपर कोई टैक्स शील्ड आपको नहीं मिलेगी. मतलब ये सीधा सीधा पूरा का पूरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा. समझे? द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट रुपीज 600 lakhs टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन रीपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1. तो फर्स्ट ईयर से आप लोन का रीपेमेंट करोगे, जो लोन आप लोगे मशीन के कॉस्ट के लिए 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसका पेमेंट आप करोगे. The interest rate is 14% per annum. At the end of the 4th year, the machine can be sold for rupees 60 lakhs and the cost of dismantling and removal will be rupees 45 lakhs. भाई साहब, मतलब आपको बेच के मिल रहे 60 lakhs, मगर रिमूव करने के लिए आपको 45 lakhs का खर्चा लग रहा है. मतलब अपनी जेब में नेट अमाउंट सिर्फ 15 lakhs ही आएगा. अपने लिए टर्मिनल कैश इनफ्लो कितना रहेगा? 15 lakhs. Sales and direct cost of product emerging from waste processing for the 4 years are estimated as follows. मतलब अगले 4 साल जो मशीन प्रोडक्शन करेगी, उससे जो आपको रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस होंगे उसका जानकारी दिया है आपको. सेल्स होगा रुपीज इन लैक्स में दिया है. मटेरियल कंजम्पशन होगा, वेजेस होगा, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, मतलब अलाउएबल एक्सपेंस. Initial stock of material required before commencement of the processing operation is rupees 60 lakhs. At the start of year 1, मतलब year 0. Year 0 में आपको 60 lakhs का आउटफ्लो करना है. मतलब ये कहाँ पे आएगा? आपके मशीन के कॉस्ट के साथ आएगा. करेक्ट? The stock levels are to be maintained at the end of year 1, 2 and 3 will be 165 lakhs. And the end of year 4 the stock level will be nil. मतलब समझे आप, फर्स्ट ईयर में आपका स्टॉक कितना था? 60 lakhs, मगर फर्स्ट ईयर के एंड में वो कहां तक ले जाना है आपको? 165 lakhs. तो ऑब्वियसली स्टॉक में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ईयर 1 में. ईयर 0 में तो किया ही आपने. ईयर 1 में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर किधर तक ले जाना है? 165 lakhs. फिर उसके बाद वही लेवल पे मेंटेन रखना है, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. मगर ईयर 4 में वो 0 बन जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा. ओके, तो ईयर 4 में जो रिकवर होगा वो 165 lakhs होगा. ओके, द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर रुपीज 30 lakhs पर एनम. तो ये जो है, ये अदरवाइज रेंटेड वाला जो स्पेस था, कैन वी से लॉस ऑफ रेवेन्यू है ये? यस और नो? ये लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया.
तो ऑब्वियसली ऊपर वाले एक्सपेंसेस और इनकम के साथ ये आइटम भी कंसिडर होगा। फिर लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce the ideal time payments of rupees 45 lakhs in year 1 and 30 lakhs in year 2। समझे कुछ? ऐसे कोई वर्कर्स है जिनका आइडल टाइम हो रहा था, उनके वेजेस वैसे भी जा रहे थे, करेक्ट? उनके आइडल टाइम रिड्यूस हो जाएंगे अभी, मतलब वो वर्कर्स अब यूज में आ जाएंगे, ओके? और उनकी वजह से आपका फर्स्ट ईयर में रिड्यूस हो रहा है आइडल टाइम वेजेस 45 लाख का, और सेकेंड ईयर में रिड्यूस हो रहा है आइडल टाइम वेजेस ऑफ 30 लाख का। समझे क्या? तो ऑब्वियसली ये रिडक्शन इन आइडल टाइम वेजेस है आपके। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो ऊपर दिया ना ये आइटम, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ रुपीज 90 lakhs पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। कुछ समझा क्या? मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स जितने भी दिए वो सब अपोर्शनड है। अपोर्शनड ये वर्ड कॉस्टिंग से आता है, अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कोई काम के नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वेंचर नहीं भी स्टार्ट करते तो भी ये एक्सपेंस लगता है आपको, एक्सेप्ट फॉर वन आइटम। एक ही आइटम ऐसा है जो इस वेंचर की वजह से लग रहा है, वो है इंश्योरेंस 90 lakhs का। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए क्या रेलेवेंट रहेगा अपने लिए, अपोर्शनड या सिर्फ 90 lakhs? 90 lakhs, ओके? तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 90 lakhs कंसिडर करेंगे। इनकम टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 30%, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह सब कंसिडर करना है, ओके? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दे रखे 1 से लेके 4 इयर्स के। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट। ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ द आंसर। है ना जरा यूनिक और हटके क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हद तक आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मटेरियल्स का जो भी आपने यूज से, वो जो मशीन से प्रोडक्शन हुआ है उसको जो सेल किया है, वो सेल्स का रेवेन्यू पूरा लेना है आपको, यस और नो? तो मैंने सेल्स क्या किया है, जो भी ऊपर दिए थे सेल्स मेरे पास 966, 1254, 1254, पूरे के पूरे सेल्स यहाँ पे ले लिए, क्योंकि मशीन से मिलने वाला प्रोडक्शन वो पहले नहीं मिलता था मगर अब मिलेगा। मटेरियल कंज्यूम पहले नहीं लगता था मगर अब लग रहा है। तो मटेरियल कंज्यूम जो ऊपर दिया था आपको 90, 120, 255, 255, पूरा का पूरा आइटम यहाँ पे वैसे ही ले लिया है। फिर उसके बाद में वेजेस में आपने 225, 225, 255, 300 नहीं लेना है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो वो आइडल टाइम के सेविंग्स हो रहे ना, वो आपने लेस करना है और बचे हुए लेना है, क्योंकि वो वर्कर्स वैसे भी थे, पहले काम नहीं करते थे, अब इधर आके काम कर रहे, वो पेमेंट वैसे भी जाता था अभी भी जा रहा है, करेक्ट? तो फिर 225 में से कितना लेस करोगे आप? 45, कितने होता है? 180। सेकेंड ईयर में 225 में से कितना लेस करोगे? 30 lakhs, कितना होता है? 195। और थर्ड और फोर्थ ईयर का सेम लिया है जो ऊपर दिया है, करेक्ट? फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स जो ये अमाउंट दे रखे 165, 180, 330, 435, कुछ भी नहीं लिया अपन ने, सब जगह सिर्फ इंश्योरेंस का 90 लिया है। क्यों सर? क्योंकि बाकी सब अपोर्शन थे, समझे क्या? फिर उसके बाद लॉस ऑफ फैक्ट्री रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सपेंस बोलकर आएगा, मैंने बोला आपको, क्योंकि जो इनकम अदरवाइज आता था वो अब नहीं आएगा, तो वो एक्सपेंस बोलकर ट्रीट करना पड़ेगा। और फिर जो आप लोन ले रहे हो ना, आपके 600 लाख की मशीन पर आप लोन ले रहे हो, हर साल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट आप करने वाले हो, तो 150 लाख का पेमेंट आप करने वाले हो। तो फर्स्ट ईयर में 600 लाख पर 14% इंटरेस्ट कितना होता है? 84 लाख का इंटरेस्ट आया। मगर नेक्स्ट ईयर में 600 माइनस 150 कर 450 पर इंटरेस्ट कितना आएगा? 63। दिख रहा है आपको इंटरेस्ट? तो ये सब इंटरेस्ट के आउटफ्लोज बराबर जा रहे हैं और ये रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर जा रहे हैं, समझे क्या? पहले 600, फिर 450, फिर 300, फिर 150। और फिर सर आउटफ्लो ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट नहीं दिया आपने, वो हम एनपीवी स्टेटमेंट में डायरेक्ट भेजेंगे क्योंकि वो नॉन टैक्स डिडक्टिबल होता है ना। ये इंटरेस्ट है, ये पीएनएल डेबिट आइटम है। जो रीपेमेंट ऑफ लोन होता है वो पीएनएल डेबिट आइटम थोड़ा ना होता है, समझे कि नहीं? डायरेक्ट आउटफ्लो सब इधर एक साथ मत डालो, जो आउटफ्लोज पीएनएल डेबिट अलाउड होते हैं वही डालना चाहिए टैक्स के साथ, ओके? फिर इसके बाद
डेप्रिसिएशन जो ऊपर दे रखा है इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से दे रखा है वही लेना पड़ेगा ना ऑफ कोर्स, तो वो ले लो। तो ये डेप्रिसिएशन सेम वही लिया है। ये आया आपका टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब आया है। बट हमारे लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग ये अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स का अमाउंट ही कंसिडर करेंगे। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ये देखो आपका जो जो मैं आइटम बोलता हूँ वो सिर्फ कंसिडर करो आप, ठीक है। आप सबसे पहले ये देख लो कि गिवन इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों ने आउटफ्लोज में मटेरियल का स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं। आपका 0th ईयर में मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, 60 lakhs। ये देखो ये स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मगर उसके बाद वो लेवल आपको 165 पे ले जाना है, तो 165 माइनस 60 करो, 105। तो कहने से 0 ईयर में 60 का आउटफ्लो होगा, मगर फर्स्ट ईयर में 105 का होगा। ये क्या है, परचेज ऑफ मटेरियल है। और एंड ईयर में उसका रिकवरी है, उसका रिकवरी कितना होगा, 165 का रिकवरी हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि स्टॉक टोटल 165 मेंटेन था और एंड में उसको बेच दिया अपन ने। फर्स्ट ईयर का 0 ईयर का आउटफ्लो 60, फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो 105, टोटल इन दोनों का लास्ट ईयर में रिकवर्ड, बराबर है। ये देखो 60 105 लास्ट ईयर में रिकवरी दिखा दिया। ओके, फॉर्मेट ऐसा नहीं यूज करते अपन लोग, आप सबको पता है फॉर्मेट अपन लोग कैसे यूज करते हैं, बट यहां पर इसलिए ऐसा यूज किया है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट कॉलम अगर ईयर बनाते तो नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत बढ़ जाते, तो अपन ने ऊपर कॉलम के हेडिंग ईयर करके रो कर दिया उसको। नो प्रॉब्लम, सिर्फ ऐसा लिखने की जगह हम लोगों ने सिर्फ ऐसा लिखा है, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल किया है। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो कंपनसेशन देना पड़ रहा है वो कितने का है, 90 lakhs का है। कंपनसेशन कितने का है, 90 lakhs का है। ये टैक्स डिडक्टिबल है क्या, नहीं है, तो फिर सिर्फ आउटफ्लो आएगा, इसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो कौन से ईयर में देना है, ये बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स मतलब 0 ईयर में देना है। तो देखो 0th ईयर में 90 lakhs का आपने पेमेंट दे दिया उसको, इस पे कहीं पर भी टैक्स लिया क्या आपने, नहीं, करेक्ट। फिर उसकी वजह से जो सेविंग्स हुई थी अपनी कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट में, जो सेविंग्स हो रही थी, अगले 4 साल का कमिटमेंट था आपका 150 एवरी ईयर, वो तो बच जाएगा ना। तो वो जो बच रहा है सेविंग्स इन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट वो लेना पड़ेगा। मगर एक काम करो ना, वो जो पेमेंट आप करने वाले थे उस पर टैक्स भी तो बच रहा था ना, करेक्ट है कि नहीं। पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एवरी ईयर डेबिटेड टू पीएनएल होता था, उस पर हर साल टैक्स भी बचता था। तो कैलसी लो 150 lakhs पर डायरेक्टली आफ्टर टैक्स ले लो उसको। टैक्स रेट कितना है, 30% है, 30। तो आफ्टर टैक्स कितना होता, 105 लेना चाहिए अपन ने। ये देखो 150 ने लिया और नीचे क्या कर दिया, टैक्स सेव्ड अलग से किया, तो अपन ने एक साथ ही आफ्टर टैक्स ले लिया 105। करेक्ट है ना, 2 स्टेप बचकर एक ही स्टेप आ गया अपना। अब इसके बाद आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लेना चाहिए, 222, 219, 336, 285। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मैं ये प्रॉफिट्स यहां पर ले रहा हूं। देखो 222, 219, 336, 285, करेक्ट है। क्यों सर ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपन लोग ये प्रॉफिट में एड बैक डेप्रिसिएशन वगैरह करके इम्पैक्ट लेते हैं ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ एड बैक डेप्रिसिएशन वगैरह कर लो और इम्पैक्ट ले लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर डायरेक्टली ले लेते थे तो बेटर रहता था, तो एक काम करना चाहिए था, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे जैसे नॉर्मली अपन सॉल्व करते हो एड बैक डेप्रिसिएशन करके CFAT लिखते, वो लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये जो डेप्रिसिएशन के नंबर है 150 वगैरह ये एड बैक हो जाएंगे, करेक्ट, और फिर CFAT आएगा आपका। तो इसलिए ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन एड बैक हुआ है, करेक्ट, और टैक्स लेस हुआ है। देखा कितना, एक जगह की जगह 3 स्टेप डाल दिए उन्होंने, एक स्टेप की जगह 3 स्टेप। इससे अच्छा क्या काम करते हैं ये लोग, ऊपर के वर्किंग में पैट के नीचे एड बैक डेप्रिसिएशन CFAT, वो CFAT डायरेक्ट नीचे, अपन वही करेंगे। ओके, सो गाइज यहां तक का समझा क्या पार्ट। अब ये जो भी आपने किया, इसके अलावा लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा आपको, आउटफ्लो। इसको 1-4 लिखा तो भी चलेगा, 1-4 लिखा तो भी चलेगा इसको। और फिर आपका कैश फ्लो आया, उस कैश फ्लो को डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से आपने आउटफ्लो माइनस करके एनपीवी लिया। आउटफ्लो जो माइनस किया ना वो कितना किया माने मैं आपको,
आउटफ्लो जो माइनस किया वो कितना माइनस किया, 0th ईयर का मशीन का आउटफ्लो, वो जो स्टॉक का आउटफ्लो था वो तो ले ही लिया अपन ने ऑलरेडी, 0th ईयर का, ये सब 0 ईयर के आउटफ्लोज है ना, 60, 90, ये सब 0 ईयर के आउटफ्लोज है, ये सब 0 ईयर के आउटफ्लो आपने लिए है, टोटल आउटफ्लो आपका 150 है 0th ईयर में। 0th ईयर के आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 150, और इनफ्लो की वैल्यू ये है आपके, कैलसी लो सब लोग जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 136.28 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्लस 170.95 प्लस 184.81 प्लस 235.32, इसमें माइनस 150 करना है आपको, कितना 577.36 आया क्या। इनका एनपीवी अपना एनपीवी सेम है, मगर अपन इस तरीके से एनपीवी स्टेटमेंट कभी नहीं बनाते, अपन लोग ईयर पर्टिकुलर्स कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर डीसीएफ करेंगे, जो भी अपना इंट्रीम के कैश फ्लोज है वो बराबर इधर आएंगे, कुछ कैश फ्लो 1-4 भी आएंगे, कुछ फ्लैश फ्लो 0 ईयर में आएंगे। आपको अगर मैं मेरे फॉर्मेट में बताऊँ कि कैसे ये आंसर आना चाहिए था, तो इस 0 का आउटफ्लो कितना आउटफ्लो था, वो 150 था क्या, फिर 1-4 क्या, 1-4 150 का सेविंग हो रहा था क्या आपका, सॉरी आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट 150 हो रहा था, वो आता था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सब आइटम्स आते थे, और फोर्थ ईयर के टर्मिनल वैल्यूज आते थे। दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। और ये सब जो 1 2 3 4 ये क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, करेक्ट। और ये क्या था, टर्मिनल, ये इंट्रीम वाला था, करेक्ट गाइस। बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली सॉल्व द आंसर एंड वी कैन गेट द आंसर। ओवरऑल पिक्चर क्लियर था, सब कुछ समझा आपको, कोई भी कैश फ्लो के कोई भी पार्ट में आपको डाउट डिफिकल्टी है, श्योरली। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, और इसमें हम क्या बोलेंगे, हमने इस मशीन को परचेस करना चाहिए क्या, द आंसर इज यस, बिकॉज द एनपीवी इज पॉजिटिव। तो हमने रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को 90 लाख रुपए दे देना चाहिए, और नया मशीन परचेस कर प्रोडक्शन चालू कर देना चाहिए, वेस्ट को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में बनाना चालू करना चाहिए, करेक्ट। यस, सो दिस वाज कैपिटल बजटिंग वाला पार्ट, लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो फैक्ट्री अपॉर्शनमेंट वगैरह आप नहीं ले रहे हो, उनके नोट्स लिखने चाहिए। आप अज्यूम कर रहे थे कि एवरी ईयर रीपेमेंट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का हो रहा है और इंटरेस्ट का अलग से कैलकुलेशन होकर ईयर के एंड में जा रहा है, तो वो भी आपने नोट में लिखना चाहिए, ओके। फिर वो जो आइडल टाइम के वेजेस थे उसके लिए भी आपने नोट लिखना चाहिए, ओके एवरीवन। नाउ टुमारो in the next questionnaire session we are going to deal with risk analysis in capital budgeting. That will be our chapter number 8 of questionnaire, ठीक है। See you tomorrow guys, let's stop here. This is one question. Once you receive these notes in your hand, don't forget to solve the question, okay. Bye bye.